हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एसएससी के लिए स्पेशल सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस स्पेशल सीरीज़ में हम जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश पे फोकस करेंगे और मुझे यकीन है कि आपको इन दोनों में लगभग 80 to 90% ईजिली आप स्कोर कर लेंगे अगर हमारा चैनल आप फॉलो करते हैं तो। देखिए, जनरल स्टडीज़ में हमेशा क्वेश्चन बदलते रहते हैं तो ग्राफ भी कभी भी आ सकता है। तो आज के जो वीडियोस में हम शुरुआत करेंगे वो सबसे पहले ग्राफ की करेंगे और ये गाज़ा स्ट्रिप के बारे में। गाज़ा स्ट्रिप आपको पता ही होगा, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये बेसिकली मेडिटेरेनियन सी से अटैच्ड है। जो मेडिटेरेनियन सी है इससे अटैच है, इसको हिंदी में भूमध्य सागर बोलते हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में वोकैब वगैरह में काम होता है। भूमध्य सागर, इसको मेडिटेरेनियन सी को बोला जाता है। और ये गाज़ा स्ट्रिप बेसिकली हिस्सा है। यहाँ जो ये सैटेलाइट व्यू उसमें देख सकते हैं गाज़ा स्ट्रिप, और ये जो वेस्ट बैंक है ये बेसिकली पैलेस्टीन है। फिलिस्तीन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पैलेस्टाइन, पैलेस्टीन, पैलेस्टाइन कुछ भी बोल लेते हैं। अलग अलग देशों का अलग अलग वोकैब है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन रहता है। और हिंदी में इसको बोलते हैं फिलिस्तीन, और हिंदी में इसको बोलते हैं फिलिस्तीन, और इंग्लिश में पैलेस्टीन। तो इसको आप देख सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो बेसिकली हेडर के बारे में। हेडर क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल वर्ड है या टेक्निकल वर्ड है आप कह सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है आईटी के अंदर। असल में ये साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा आपके जो मोबाइल होता है उस पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के मैसेज आते हैं। स्पेशली अगर आपके बैंक अकाउंट है तो आपको अपनी जो बैंक है उसकी तरफ से काफ़ी मैसेज आएंगे। जैसे अगर एसबीआई का है तो एसबीआई लिखा आएगा। अब होता ये है कि फ्रॉड करने वालों ने एक नए तरीका ढूंढ लिया। वो क्या करते हैं, जैसे इस कंपनी के नाम को, उसी को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं या हैक कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, या उसको थोड़ा बहुत चेंज करके दूसरा नाम ले आते हैं। तो उसका जो हेडर है, जिस भी कंपनी के नाम से आपको मैसेज आ रहा है उसको हेडर कहा जाता है। उसको क्या कहता है? हेडर। अभी हुआ क्या था कि इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसकी फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म है I4C। आप सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है I4C, खासतौर से एसएससी के एग्जाम के लिए, कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसने पाया कि हेडर जो है वो कई कंपनीज के कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे और वो चाइना का जो लिंक है उसके थ्रू किए जा रहे थे। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, जो गृह मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके अंडर काम करता है। ये गृह मंत्रालय राज्य सरकार को भी होता है, लेकिन जो ये काम करता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। इन्होंने देखा कई हेडर कॉम्प्रोमाइज़ हो गए और उससे क्या फ्रॉडुलेंट मैसेज भेज जा रहे हैं। लोग क्या होता है, फ्रॉडुलेंट मैसेज पर क्लिक करते हैं तो कोई या तो स्पैम हो जाएगा या उनके कुछ डेटा लीक हो जाएगा या जनरली पैसा मांग लिया जाता है। जैसे जिस लिंक की बात इस न्यूज़ में की गई है उसमें क्या था, ये वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का ये हेडर था, और इससे लोगों को मैसेज भेजे गए पैसों के बारे में, और लिंक पर क्लिक करके पैसे मतलब पेमेंट करने के बारे में कहा गया। लेकिन हुआ उल्टा, इस पर जब भी लिंक पर लोग क्लिक करते तो पैसा था वो चाइनीज़ कंपनी या चाइनीज़ हैकर थे वो ले जाते। तो ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासतौर से हेडर पूछा जा सकता है, क्योंकि एसएससी के अंदर जो है कंप्यूटर सेक्शन है तो उसमें पूछा सकता है ये हेडर क्या होता है। ये सेंडर की आईडी जो होती है उसी को हेडर बोला जाता है। फिर एक खबर आई टाइगर पॉपुलेशन से रिलेटेड। इंडिया में देखा है कंसिस्टेंटली टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। लगभग 3167 टाइगर्स का जो है प्रोविजनल डाटा दिया गया है, ये फाइनल डाटा नहीं है। जो लेटेस्ट सेंसस आया है उसमें प्रोविजनल डाटा की तरह दिया गया है। उसमें कारण ये है कि अभी जो सेंसस चल रही है उसमें कहा गया है कि 3 से 4 महीने और लग सकते हैं एग्जैक्ट डाटा देने के लिए, क्योंकि जो टाइगर्स की जो सेंसस है, यानी जो टाइगर की गणना है वो कैसे की जाती है, वो बेसिकली एक मीन रेंज निकाल के की जाती है। उसमें कैमरा ट्रैप वगैरह इस्तेमाल होते हैं। पहले तो क्या होता था कि जो टाइगर के पंजे के मार्क होते थे उसके आधार पर टाइगर की पॉपुलेशन की गणना की जाती थी। फिर थोड़ा और साइंटिफिक मेथड लाया गया जिसमें कैमरा ट्रैप वगैरह इस्तेमाल किए जाने लगे, तो उसकी वजह से क्या है, थोड़ा एक्यूरेसी इंक्रीज हुई। तो 3067 टाइगर्स हुए। अभी लेटेस्ट प्रोविजनल डाटा, ये फाइनल डाटा नहीं है, रिवीजन, सब्जेक्ट टू रिवीजन है, मतलब हो सकता है रिवीजन हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो।
तो जब फाइनल 3 महीने बाद आएगा तब क्लियर होगा, लेकिन एग्ज़ाम में तो आ ही सकता है। इससे पहले 2026 2014 में था, फिर 2018 के अंदर 2967 टाइगर्स रिकॉर्ड किए गए थे। उसकी तुलना देखी जाए तो लगभग 200 टाइगर करीब बढ़े ही हैं। इसका जो डिफरेंस है वो 200 टाइगर्स का है। लेकिन 2014 से 2018 की तुलना की जाए तो उसमें कम बढ़े हैं। तो आपसे पूछा सकता है कि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कब हुई, कैसे हुई। और ख़ास बात ये इस रिपोर्ट से जो पता चलता है वो ये है कि वेस्टर्न घाट में जो है टाइगर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है या उसकी वो बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि ब्रह्मपुत्रा, गैंगटिक प्लेन्स, शिवालिक हिल्स, यहाँ पर जो है टाइगर की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है, घटी नहीं है। काफ़ी अच्छी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ आई है वो भी शिवालिक हिल और गैंगटिक फ्लड प्लेन से आया था। गैंगटिक प्लेन मतलब गंगा के मैदान, जहाँ भी गंगा नदी बहती है उस पूरे एरिया को, उसके पूरी जो एरिया को कवर करती है उसको गंगा के मैदान ही कहा जाता है। बेसिकली इसमें यूपी, वेस्ट बंगाल ये एरिया इन्वॉल्व है। यूपी, बिहार और शिवालिक हिल से जो से नीचे उतरते हैं उसे साउथ का जितना भी एरिया है वो सारा गंगा के मैदान के नाम से ही जाना जाता है, या गैंगटिक फ्लड प्लेन के नाम से ही जाना जाता है। सुंदरबन, इन सब में जो टाइगर पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है। और इसकी घोषणा मोदी जी ने 50th एनिवर्सरी ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट पर की थी। उस दिन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कॉन्फ्रेंस भी मनाई जाती है। और हाँ, आप देख लेते हैं कि टाइगर की पॉपुलेशन काउंट कैसे होती है। बेसिकली क्या है, इसमें एक रेंज निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक 2-3 अलग अलग तरीके से टाइगर की पॉपुलेशन का जो है उसकी गणना की जाती है। तो उसमें एक रेंज आ गई। जैसे मान लीजिए 3,000 से 3,400 आ गई। तो अब इसका क्या मीन निकाल लिया जाएगा। तो अगर हम देखें 6,400 हो जाएगा टोटल, उसका मीन निकलेगा 3,200। इस तरीके से ये जो मीन वैल्यू होती है उसको पॉपुलेशन माना जाता है, ना कि ये एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते, क्योंकि कैमरा ट्रैप वगैरह लगते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि टाइगर को बहुत आसानी से पहचान सकें, डिफरेंट कर सकें, तो एक एक करके उसकी सारी गणना की जा सके। तो क्या होता है, एक रेंज दी जाती है और उस रेंज की जो मीन वैल्यू होती है, यानी 3,000 से 3,500 कर दी, और 3,400 से 3,500 कर दी, तो 6,500 हो जाएगा। उसका अगर हम मीन निकालें 3,250 आएगा। तो मीन वैल्यू बेसिकली एक तरह से एवरेज वैल्यू को ही बोलते हैं। फिर एक और खबर आई, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, ये जो है मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। और इसका मेन प्रोजेक्ट क्या है कि हमारे जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है दूसरे देशों से वो बढ़ाया जा सके। इसके लिए पहली बार एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उसका है द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज। इस प्रोजेक्ट के अंडर में क्या है कि 10 नई लैंग्वेजेस को सीखने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 10 नई लैंग्वेजेस हैं, कजाक, उज्बेक, भूटानीज, घोटी स्पोकन इन तिब्बत, ये जरूर याद कर लीजिएगा, बर्मीज, खमेर स्पोकन इन कम्बोडिया, स्पेशली याद कीजिएगा, क्योंकि बाकी सब तो क्या आप जैसे ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भूटानीज आप इजीली पहचान सकते हैं। लेकिन घोटी आपसे कोई पूछ ले कहाँ बोली जाती है तो आप नहीं पहचान पाएंगे। खमेर कहाँ बोली जाती है कम्बोडिया में, ये आप आसानी से नहीं पहचान पाएंगे। हालांकि इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। जैसे हिटलर हुआ था जर्मनी में, ऐसे ही कम्बोडिया में एक तानाशाह हुआ था, उसका नाम था खमेर रूस। तो इस खमेर रूस ने यहाँ पे बहुत लोगों को मार दिया था। बेसिकली इसने क्या करा, इसने ओल्ड एज पर्सन को लाइन में खड़ा करा और उनको गोली से भून डाला। ये 1989 या के आसपास की बात है, 1989 के आसपास की बात है। और उसके बाद यहाँ पर इंडिया पीस मतलब यूएन पीस कीपिंग फोर्स गई, जिसमें इंडिया से भी गए, और उसके बाद खमेर रूस के शासनकाल को ख़त्म किया गया। ये भी बहुत मतलब हिस्टोरिकली एक बहुत ही बुरा पीरियड माना जाता है कम्बोडिया की हिस्ट्री में। फिर थाई, सिन्हलीज, भाषा लैंग्वेज, ये इंडोनेशिया और मलेशिया में बोली जाती है। तो आप ये 3 लैंग्वेज का ध्यान दीजिएगा, और भले ही कुछ ज़्यादा याद कर पाए ना कर पाए। एक है घोटी, दूसरी है खमेर, और 3 है भाषा। बाकी ये 10 की 10 याद करें तो बेहतर है। हो सकता है पूछ ले कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन है, जो द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज है, उसमें कितनी लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे जो ब्रिज कोर्स है, यानी एक तरह से कोर्स स्टार्ट करने की बात कही है। फिर एक खबर आई है, प्राइड मूवमेंट है इंडिया के लिए कि इंडियन अमेरिकन, यानी एक इंडियन जो अमेरिका में रहते हैं रेजिडेंटशिप है, CR राव, उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है। नोबेल प्राइज़ तो नहीं जीता, उन्होंने एक्चुअली क्या है, स्टैटिस्टिक्स जो होती है उसमें एक प्राइज़ मिला है, जिसको इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। तो इनका पूरा नाम है कलियमपुडी राधाकृष्ण राव,
और इस 2020 इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो इनको मिला है उसको इक्विवेलेंट नोबेल प्राइज फॉर स्टैटिस्टिक्स माना जाता है। ये प्राइज 2 साल में एक बार मिलता है। ये प्राइज क्या है, 2 साल में एक बार दिया जाता है। तो ऑब्वियसली काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही प्रेस्टीजियस होगा। हर साल तो अवार्ड मिलते हैं, लेकिन 2 साल में जो मिलता है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा प्रेस्टीज होती है। C.R. राव ने एक राव स्कोर टेस्ट ईजाद किया था, जिसकी मदद से क्या है, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वो की जाती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, कम को पता होगा, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट जानते हैं। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हम एक सॉल्यूशन देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 5 बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो उनकी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी बनिस्बत इसके कि कोई अकेला बैठ के पढ़ाई कर रहा है। क्या ये सही है, गलत है? अगर हम देखें तो कॉमन सेंस में ऐसा लगता है 4-5 जने एक साथ बैठ के पढ़ेंगे तो ये सही है। तो इसको क्या है, जैसे टेस्टिंग की जाएगी तो इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, कि 5 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। अब इसको फॉल्सिफिकेशन भी हो सकता है, यानी ये जो हाइपोथेसिस हमने बनाई वो गलत भी हो सकती है, सही हो सकती है, तो इसकी टेस्टिंग होती है। तो C.R. राव ने ऐसे ही टेस्ट ईजाद किया था जिसको राव स्कोर टेस्ट बोलता है, जिसकी मदद से हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता था।